फ्रेंड्स, मैं श्री प्रसाद शर्मा और आप सभी का एमबीबीएस बायोलॉजी क्लासेस में स्वागत है। चलिए आज जो है आप लोगों को चैप्टर 9 शुरू कर रहे हैं और आपको पूरा चैप्टर 9 इस वीडियो में जो है आपको पूरा कंप्लीट मिलेगा आपको, ठीक है। चलिए तो आप लोग जो है अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए और आप जो है आप घंटी का जो चिन्ह है उसको आप कर लीजिए, टच कर दीजिएगा, जिससे आपको क्या होगा नोटिफिकेशन मिलते रहेगा आप लोगों को हर वीडियो का, ठीक है। चलिए तो हम सबसे पहले यहाँ पर चैप्टर का नाम लिख लेते हैं। तो हम आज जो बात कर रहे हैं चैप्टर 9, ठीक है। आप इनको अध्याय भी बोल सकते हैं। चलिए तो चैप्टर का नाम है खाद्य उत्पादन में वृद्धि की कार्यनीति, इसी को अंग्रेजी में बोलते हैं स्ट्रैटेजियस फॉर इनहैंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन। चलिए सबसे पहले आप लोगों को हम जो है ये चैप्टर जो आप लोगों को बताए कि चैप्टर का क्या नाम है, तो बोले खाद्य उत्पादन में वृद्धि की कार्यनीति, और इसी को अंग्रेजी में क्या बोलेंगे कि स्ट्रैटेजियस फॉर इनहैंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन। मतलब आपको बता दें कि इनमें जो है जो खाद्य पदार्थ जो खाने योग्य चीजें जैसे हम लोगों का जो भोजन है वो उत्पादन जो है किस तरह से होते हैं, उनकी क्या क्या रणनीतियां है, कार्यनीति वो क्या क्या, वो हम उन पर बात करेंगे, है ना। क्योंकि आप लोगों को हम बता दें कि अभी के समय में क्या हो रहा है, हमारी जो पॉपुलेशन है, मानव जाति की जो जनसंख्या है ये लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन हमारी जो जमीनें हैं, हमारी जो पृथ्वी में जो जमीनें हैं ये क्या है, एक निश्चित है, हमारी जनसंख्या क्या हो बढ़ती चली जा रहा है। इनमें क्या हो रहा है कि जहां पर खेती हुआ करता, जहां पर जंगल है वो सब काट काट कर वहां भी घर बनाया जा रहा है रहने के लिए। जब हर जगह पर घर बनाया जाएगा रहने के लिए तो फिर हमारी जो कृषि वो कहाँ होगा, हमारी जो भोजन है वो कहाँ उपज होगा, है ना। तो उनके लिए जो है वो सारी जो आप लोगों के पास जो बचा वो कम जगह है, और कम जगह में आप लोगों को क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा फसल उत्पादन करना है ना। तो इसी पर जो है चर्चा करेंगे कि कैसे जो है कम से कम जगह पर जो है ज्यादा से ज्यादा फसल का उत्पादन हो सके और जिनसे मानव जाति की जो भोजन है उनकी पूर्ति भी हो सके, ठीक है। चलिए इसी पर बात करेंगे। तो चलते सबसे पहले जो इनमें जो सबसे पहला टॉपिक आप लोगों को पढ़ना है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टेड है, जो आप लोगों को बहुत मजा आएगा और आपको हम विश्वास दिलाते हैं आपको कि क्लास में ही अभी तुरंत आपको जो है आपको इसको याद भी करवा देंगे और आपको मजा भी आएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो टॉपिक है आप लोगों के सामने वो है एससीपी। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला जो टॉपिक है वो क्या है, एससीपी। हम बात कर रहे हैं किस पर, एससीपी बात कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, हम जो बात कर रहे हैं वो एससीपी पे बात कर रहे हैं, हम जो बात कर रहे हैं वो एससीपी पे। ध्यान दीजिएगा, एससीपी पहला टॉपिक। तो सबसे पहले हम आप लोगों को बता दें कि एससीपी का पूरा नाम क्या है। सबसे पहला जो है सवाल होता है कि एससीपी जो है, एससीपी का पूरा नाम है क्या, सबसे पहले उनको जान लेता है कि एससीपी का क्या पूरा नाम है, ठीक है। चलिए देखिए, तो एससीपी का पूरा नाम है सिंगल सेल प्रोटीन। ध्यान दीजिएगा, एससीपी का पूरा नाम है सिंगल सेल प्रोटीन, ठीक है। इसी को हिंदी में कहते हैं एकल कोशिका प्रोटीन, ठीक है। इसी पे जो है, इसी में जो क्या है आपका, तो आपको पूछा जाएगा सिंगल सेल प्रोटीन, इसी को बोलते हैं एकल कोशिका प्रोटीन, इसी को क्या कहता है, एकल कोशिका प्रोटीन, ठीक है। चलिए अब आप लोगों से जो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि सिंगल सेल प्रोटीन जो है आपको पूछा जाएगा एससीपी का पूरा नाम क्या बोलेंगे, सिंगल सेल प्रोटीन। क्या बोलेंगे, सिंगल सेल। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव में भी रहता है, या तो फिर लिखने के लिए आपको रहेगा कि एससीपी का पूरा नाम क्या बोलेंगे, सिंगल सेल प्रोटीन। क्या बोलेंगे, रिपीट कीजिए मेरे साथ, क्या बोले, सिंगल सेल प्रोटीन। आपको पूछा जाएगा एससीपी का पूरा नाम क्या बोलेंगे, सिंगल सेल प्रोटीन, ठीक है। चलिए अब जो हम बात करेंगे कि एससीपी जो है ये होता क्या है, एससीपी क्या है।
सवाल जो आपको एग्जाम में रहेगा इस तरह रहेगा, एससीपी क्या है, इसके उदाहरण और इनके उपयोग का बताइए, है ना। सवाल रहेगा आपको कि एससीपी क्या है, इनके एग्जाम्पल, और एससीपी का कि कहां पर इनका, किस चीज में इनका, किस लिए इनका उपयोग किया जाता है, मतलब एससीपी क्या है और इनके उपयोग को बताइए। ठीक है, चलिए तो आप लोगों को हम शुरू कर रहे हैं सबसे पहले कि एससीपी होता क्या है। चलिए, सिंगल सेल प्रोटीन। अब जो यहां पर जो बात कर रहा है एससीपी क्या है उसको ध्यान दीजिएगा। ध्यान दीजिएगा, जब मानव के द्वारा, ध्यान दीजिए क्या बोल रहे हैं, जब मानव के द्वारा सूक्ष्म जीवों का उपयोग, बोले जब मानव के द्वारा सूक्ष्म जीवों का उपयोग प्रोटीन प्राप्त करने में किया जाता है, प्रोटीन प्राप्त करने में किया जाता है, तो उसे एससीपी या सिंगल सेल प्रोटीन कहते हैं। एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं, आपको पूछा जाएगा एससीपी क्या है, या तो फिर उसी को बोले सिंगल सेल प्रोटीन क्या है। क्या बोले हम, बोले आपको क्या कि जब मानव के द्वारा, ध्यान दीजिएगा, जब मानव के द्वारा सूक्ष्म जीवों का उपयोग, बोले क्या कि जब मानव के द्वारा सूक्ष्म जीवों का उपयोग प्रोटीन प्राप्त करने में क्या आता है, प्रोटीन प्राप्त करने में क्या आता है, तो उसे एससीपी या तो फिर उसी को सिंगल सेल प्रोटीन कहते हैं। एक बार हम फिर से रिपीट करते हैं, आपको पूछा जाएगा एससीपी क्या बोलेंगे, बोले कि जब मानव के द्वारा, ध्यान दीजिएगा, बोले जब मानव के द्वारा सूक्ष्म जीवों का उपयोग, बोले जब मानव के द्वारा सूक्ष्म जीवों का उपयोग प्रोटीन प्राप्त करने में क्या आता है, प्रोटीन प्राप्त करने में क्या आता है, तो उसे एससीपी या तो फिर उसे सिंगल सेल प्रोटीन कहते हैं। आपको बोले कि आपको पूछा जाएगा एससीपी क्या बोलेंगे, बोले कि जब बोले जब मानव के द्वारा, बोले जब मानव के द्वारा सूक्ष्म जीवों का उपयोग प्रोटीन प्राप्त करने में क्या आता है, तो उसे एससीपी या तो फिर उसी को सिंगल सेल प्रोटीन कहते हैं। ठीक है, चलिए तो आपको हम बता दें इसमें जो एग्जाम्पल है क्या क्या इसके अंतर्गत में आते हैं, एससीपी के अंतर्गत में, तो इसके अंतर्गत में एससीपी के रूप में जो हम लोग उपयोग करते हैं वो है मशरूम, जिसको आप लोग एगेरिकस इसका बॉटनिकल नाम है, मशरूम हो गया, स्पाइरुलिना, ठीक है, ईस्ट, कैंडिड, इन सब का उपयोग हम लोग किसके रूप में करते हैं, तो एससीपी के रूप में, है ना। यानी क्या, ये जो है इनका उपयोग हम लोग किस में करते हैं, तो इसको एससीपी के रूप में करते हैं ना, सिंगल सेल प्रोटीन के रूप में, प्रोटीन प्राप्त करने के लिए, है ना। तो आपको हम बता दें, आप तो इनको तो जान ही रहे हैं बहुत अच्छा से, है ना। तो यही है मशरूम, यही जो है यही है मशरूम, जिसका आप लोग क्या कहते हैं, एगेरिकस, इसी का बॉटनिकल नाम है एगेरिकस। ठीक है, चलिए, ये जो मशरूम है, इस मशरूम से प्रचुर मात्रा में जो है इनसे प्रोटीन प्राप्त होती है, प्रचुर मात्रा में जो इनसे प्रोटीन प्राप्त होती है। ठीक है, आपको हम बता दें, ये जो मशरूम है, मशरूम को वेजिटेबल मीट भी कहा जाता है, मतलब इसको वनस्पति मांस भी कहा जाता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, हम बोले आपको कि ये जो मशरूम है इसमें बहुत ज्यादा मात्रा में प्रोटीन मिलता है ना, तो आपको बोले क्या ये जो मशरूम है इसको वेजिटेबल मीट भी कहा जाता है, वनस्पति मांस भी इनको कहा जाता है। चलिए, तो हम यहाँ पर आपको जो है एससीपी बता दें, एससीपी क्या है वो भी हम आपको बता दिए कि एससीपी में आपको बोले क्या कि जब मानव के द्वारा सूक्ष्म जीवों का उपयोग प्रोटीन प्राप्त करने में क्या आता है, तो उसे एससीपी करें। चलिए देखिए, अब जो हम यहाँ पर बात करें उसको ध्यान दीजिए, हम आपको परिभाषा बता दिए, अब इनके बारे में पहले समझिए। देखिए, हमारी जो जनसंख्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है ना, तो ये मानव जाति की भोजन को पूर्ति करने के लिए, मानव जाति की जो भोजन उनकी पूर्ति करने के लिए साइंटिस्ट जो है बहुत सारे सूक्ष्म जीवों पर रिसर्च करके उनको देखा गया कि इनको खाने से अगर के लाभ होता है, हानि होता है, फिर उस पर रिसर्च करके देखा गया कि नहीं, इनसे कोई हानि नहीं है, और फिर उनको भी जो है हम लोग उपयोग करते हैं। ठीक है, और देखा गया कि सूक्ष्म जीवों में जो है प्रोटीन की मात्रा बहुत ज्यादा रहती है ना, और हमारे शरीर को भी प्रोटीन की आवश्यकता बहुत ज्यादा रहता है। तो यहाँ पर जो हम आपको बोल रहे हैं कि ये जो
इसीलिए ये जो मशरूम, ये क्या कवक है ना, ये स्पाइरुलिना हो गया, ईस्ट हो गया, कैरिड हो गया, ये सब क्या है, सूक्ष्म जीव है। और इन सब जीवों से, ये सब चीज इससे जो है क्या करते हैं हम लोग, इनसे हम लोग जो इनका जो उपयोग करते हैं वो प्रोटीन प्राप्त करने में, ताकि हमारे भोजन का हिस्सा बन जाए, है ना, जिनको हम लोग खाए, ताकि मानव जाति की जो मानव जाति के लिए जो आवश्यक जो भोजन है उनकी पूर्ति हो जाए और हम लोग जो है अपना जीवन दिनचर्या अपना व्यतीत कर सके। ठीक है, चलिए वही हम आपको बोले कि ये जो एससीपी है, इसमें मशरूम, स्पाइरुलिना, ईस्ट हो गया, कैरिड हो गया, इन सब जो है इन सब का उपयोग हम लोग प्रोटीन प्राप्त करने में करते हैं। आपको पूछा जाएगा एससीपी का उपयोग किस लिए करते हैं, तो प्रोटीन प्राप्त करने में। आपको हम बता दें कि जो है ये एससीपी में जो है प्रचुर मात्रा में प्रोटीन मिलता है, लेकिन इसके अलावे जो है इसमें जो है मिनरल, जिसको आप खनिज बोलते हैं, इनके अलावे जो है आपको इसमें विटामिन भी मिलते हैं। ठीक है, लेकिन बहुत कम मात्रा में जो इनमें फैट मिलता है, वसा बहुत कम मात्रा में मिलता है। ठीक है, चलिए अब जो यहाँ पर हम बात कर दिए कि एससीपी क्या, वो भी आपका क्लियर कर दिए। अब चलते हैं आगे की जो टॉपिक है उस पर बात करेंगे। ठीक है, चलिए अब जो आपका जो अगला टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आता है परीक्षा में। अभी जो आपको एससीपी बताया ये भी इंपॉर्टेंट, ये भी एग्जाम में आता है 2 नंबर में, और आप जो भी बताने वाले हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम आप लोगों को बता दें, अभी जो आपको पढ़ाने वाले हैं वो है टिश्यू कल्चर। ध्यान दीजिएगा, अब जो बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर इसी को हिंदी में कहते हैं उत्तक संवर्धन। उत्तक संवर्धन। चलिए अब जो हम बात करने वाले टिश्यू कल्चर के बारे में, किसके बारे में, टिश्यू कल्चर, इसी को कहते हैं उत्तक संवर्धन। चलिए अब जो हम आपसे बात करेंगे, आपको पढ़ना क्या है, टिश्यू कल्चर मतलब उत्तक संवर्धन। लेकिन आप लोगों को बता दें, बहुत सारे बच्चे को थोड़ा इसमें अटपटा लगेगा कि सबसे पहले जो है टिश्यू कल्चर को पढ़ने से पहले आपको टिश्यू समझना पड़ेगा, है ना। टिश्यू कल्चर को पढ़ने से पहले आपको टिश्यू जानना पड़ेगा, ये टिश्यू क्या है ना। तो सबसे पहले आप लोगों को हम टिश्यू बता देते हैं, उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। तो आपको हम बता दें, ध्यान दीजिएगा, ये जो आपको पूछा जाएगा टिश्यू क्या है, तो आपको क्या बोलिएगा, ध्यान दीजिएगा, समान उत्पत्ति समान संरचना। ध्यान दीजिए क्या बोल रहे हैं, बोले क्या कि समान उत्पत्ति समान संरचना एवं कार्यों वाले कोशिका के समूह को उत्तक कहते हैं। आप लोग बचपन पढ़े थे, डायरेक्ट एक लाइन में बोलते थे कि कोशिका के समूह को उत्तक कहते हैं, कोशिका के समूह को उत्तक डायरेक्ट। लेकिन आप एक इंटर स्तरीय हो जाते हैं तो आप इस तरह जवाब देंगे उसको कि समान उत्पत्ति समान संरचना। ध्यान दीजिए क्या बोले, बोले समान उत्पत्ति समान संरचना एवं कार्यों वाले कोशिका के समूह को उत्तक कहते हैं। फिर से रिपीट करते हैं, क्या बोले, बोले समान उत्पत्ति समान संरचना। ध्यान दीजिए क्या बोले, बोले समान उत्पत्ति समान संरचना एवं कार्यों वाले कोशिका के समूह को उत्तक कहते हैं। ठीक है, चलिए एक बार थोड़ी सी चीज आप लोगों को दिखाना चाहते हैं, इसको आप बोर्ड पे ध्यान दीजिए थोड़ा गौर से। आपको हम बता दें, ये सेल है, सेल जिसको आप लोग हिंदी में कोशिका कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा चीज आपको बताना चाह रहे हैं। सेल, यही सेल जो है आपस में मिलकर जो है उत्तक का निर्माण करता है, जिसको आप लोग क्या बोलते हैं, टिश्यू। यही सेल का जो ग्रुप होता है वो क्या बनाता है, टिश्यू बनाता है, जिसको आप लोग क्या कहते हैं, उत्तक। ठीक है, और यही उत्तक फिर आपस में मिल के जो है वो बनाते हैं ऑर्गन, जिसको आप लोग अंग बोलते हैं, ऑर्गन। और फिर यही ऑर्गन आपस में मिलकर जो है बॉडी बनाते हैं, बॉडी, जिसको आप लोग क्या बोलते हैं, शरीर। ध्यान दीजिएगा, है ना। क्या बोले, कोशिका आपस में मिला, क्या बोले, उत्तक, और उत्तक मिला तो क्या हो गया, अंग, और अंग फिर मिल जाएगा तो क्या बन गया, शरीर। ठीक है, चलिए ये जो आपको बता दें, ये हमारा भी इसी तरह बना हुआ है, और मतलब मानव जाति जो है, छोटे बड़े जो जंतु हैं वो भी, और हमारे जो पेड़ पौधे हैं वो भी इसी तरह से बना हुआ है। सेल, सेल से मिला तो फिर उत्तक, उत्तक से मिला तो फिर ऑर्गन मतलब अंग, और अंग मिला तो फिर बॉडी मतलब उनका शरीर। ठीक है, चलिए अब जो हम आप लोगों से बात करना चाहेंगे, अभी जो हम आप लोगों को जो टिश्यू कल्चर पढ़ाने जा रहे हैं, ये केवल पौधा में होता है। ध्यान दीजिएगा, ये जो टिश्यू कल्चर की जो बात कर रहे हैं ये केवल पौधा में, एनिमल में नहीं। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले आपको बता दें कि सब जो बात करेंगे टिश्यू कल्चर का वो किसमें होगा, तो ओनली प्लांट। चलिए अब हम आप लोगों को सबसे पहले हम टिश्यू तो बता दिए कि टिश्यू क्या, वो भी हम आपको बता दिए। लेकिन अब जो हम बात करने वाले हैं
टिश्यू कल्चर का, उत्तक संवर्धन का। ठीक है, तो आपको हम उत्तक संवर्धन क्या है इसके बताने से पहले हम सबसे पहले चाहेंगे इनके खोज के बारे में आप लोग जान जाएं। इनके खोज जो है इनके बारे में पहले जान लेते हैं, उसके बाद जाके जो है आपको बताएंगे टिश्यू कल्चर है क्या। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम इनके बारे में जान लेते हैं, इनका जो खोज हुआ, इनका खोज किसने किया। तो हम बात कर रहे हैं डिस्कवरी ऑफ टिश्यू कल्चर। उत्तक संवर्धन का खोज, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले 1898 ईस्वी में हैवरलैंड एक साइंटिस्ट है, हैवरलैंड ने सबसे पहले टिश्यू कल्चर के बारे में 1898 में टिश्यू कल्चर के बारे में जो है सबसे पहले इन्होंने जो है संवर्धन करने का, ये टिश्यू कल्चर करने का, उत्तक संवर्धन करने का सबसे पहले प्रयास किया था, लेकिन ये बेचारा नाकामयाब रहा। मतलब इन्होंने उसमें पूरी तरह से ये क्लियर नहीं हो पाए और उन्होंने उत्तक संवर्धन जो है ये प्रयोगशाला में नहीं कर पाए, है ना, ये कामयाब नहीं रहे। ठीक है, चलिए वही हम आपको बोले कि सबसे पहले जो है टिश्यू कल्चर के लिए जो ट्राई किया, सबसे पहले जो टिश्यू कल्चर के बारे में जाना, सबसे पहले जो टिश्यू कल्चर के बारे में जो खोज करने का जो कोशिश किया, सबसे पहले वो यही था। वो कौन थे? तो हैवरलैंड ने 1898 ईस्वी में। ठीक है, सबसे पहले इन्होंने ये जो टिश्यू कल्चर जो है उत्तक संवर्धन नहीं कर पाए। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आप जो बात कर रहे हैं ये बात कर रहे हैं 1956 ईस्वी का। मतलब क्या? अपना देश आजाद होने के बाद, है ना, 1947 को हमारा अपना देश तो आजाद हो गया, लेकिन अब उनके बाद है 47 हो गया, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56। ध्यान दीजिएगा 1956 ईस्वी में, ध्यान दीजिएगा, स्टीवर्ड एक वैज्ञानिक थे, इसका नाम था स्टीवर्ड नामक वैज्ञानिक ने जो है 1956 इसमें जो है टिश्यू कल्चर का, यानी टिश्यू कल्चर जो है सबसे पहले इन्होंने टिश्यू कल्चर जो है उत्तक संवर्धन जो है इन्होंने किया और इन पे कामयाबी भी हुआ। तो आप लोगों को बता दें कि अगर यदि आप लोगों को पूछा जाएगा कि टिश्यू कल्चर का खोज किसने किया, है ना, तो आप इनका जवाब देंगे कि टिश्यू कल्चर का खोज स्टीवर्ड नामक वैज्ञानिक ने 1956 में किया। ध्यान दीजिएगा, बोले क्या टिश्यू कल्चर का जो खोज किया वो किसने किया? तो स्टीवर्ड नामक वैज्ञानिक ने 1956 में किया। आपको बोलेगा, आपको पूछा जाएगा कि टिश्यू कल्चर का खोज किसने और कब किया, क्या बोलेंगे कि टिश्यू कल्चर का जो खोज है वो स्टीवर्ड नामक वैज्ञानिक ने 1956 में किया था। ठीक है, चलिए, क्योंकि आपको हम बताएं कि इन्होंने सबसे पहले प्रयास किया, लेकिन उनका कामयाब नहीं हुआ, वो उत्तक संवर्धन नहीं कर पाए। ठीक है, चलिए अब लेकिन आप लोगों को बता दें कि इन्होंने तो खोज किया, लेकिन इन्होंने जो है ये जो स्टीवर्ड है, इनका जो खोज का नाम हुआ कि टिश्यू कल्चर का जो खोज किया वो इन्होंने किया। लेकिन आप लोगों को जानकर हैरानी होगा कि जो टिश्यू कल्चर है, इनके जो फादर है, यानी कि फादर ऑफ टिश्यू कल्चर, फादर ऑफ टिश्यू कल्चर के जो फादर है, इनके जो जनक है, उनका जो श्रेय दिया गया वो हैवरलैंड को दिया गया। बोले क्या टिश्यू कल्चर का जो है, जो इनके जनक होने का, फादर होने का जो इनको श्रेय जो दिया गया वो हैवरलैंड को दिया गया। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा, वो हैवरलैंड को। तो आपको पूछा जाएगा कि टिश्यू कल्चर के जो फादर है, टिश्यू कल्चर के जो जनक है, टिश्यू कल्चर के जो पिता है वो कौन है? तो उनके जो जनक है वो हैवरलैंड है। ठीक है, ये हैवरलैंड जो हो गया, ये जो है टिश्यू कल्चर के जनक है ना। तो आप लोगों को यहाँ पर जो है छोटे छोटे जो सवाल था वो आपको बता दिए कि टिश्यू कल्चर जो है वो टिश्यू जो कल्चर है, उनका जो सबसे पहले जो इनका अभ्यास किया वो 1898 ईस्वी में हैवरलैंड ने किया, लेकिन वो उस पर कामयाब नहीं रह पाया। उनके बाद एक वैज्ञानिक है स्टीवर्ड, इन्होंने 1956 ईस्वी में जो है टिश्यू कल्चर करके दिया और पूरी सामने जो है इनको पूरी दुनिया के सामने में इन्होंने दिखलाया। लेकिन इन टिश्यू कल्चर के जो फादर है वो हैवरलैंड को ही कहा जाता है, क्योंकि सबसे पहले इन्होंने ही जो है टिश्यू कल्चर के बारे में आदमियों को बतलाया कि ऐसे किया जाना चाहिए तो हो सकता है ना। तो इन्होंने जो है सबसे पहले जो है किया, इसीलिए वजह से बेचारा को जो है टिश्यू कल्चर का फादर कहा जाता है। ठीक है, चलिए अब आप लोगों को यहाँ पर जो है मिलकर
खोज के बारे में तो बतला दिए, लेकिन अब जो हम बात करेंगे वो टिश्यू कल्चर के बारे में कि टिश्यू कल्चर क्या है ना। फिर उसमें बतलाएंगे आपको ये किस पर आधारित है, किस सिद्धांत पर आधारित है, और फिर जो है आपको बताएंगे क्या क्या इनके लाभ है ना, क्या लाभ है, मतलब इनके क्या महत्व है, लाभ क्या हानि है, सारी चीज आपसे बात करेंगे। चलिए अब शुरू करते हैं। तो हम जो बात कर रहे हैं टिश्यू कल्चर के, तो आपको पूछा जाएगा कि टिश्यू कल्चर क्या है, आपको पूछा जाएगा कि टिश्यू कल्चर क्या है, तो आप क्या बोलेंगे उसको ध्यान दीजिएगा। टिश्यू कल्चर पादप निर्माण का एक नई तकनीक है। ध्यान दीजिए क्या बोल रहे हैं, बोले टिश्यू कल्चर पादप निर्माण का एक नई तकनीक है जिसमें किसी भी पौधे के, ध्यान दीजिए, जिसमें किसी भी पौधे के उत्तक यानी कि टिश्यू को संवर्धन माध्यम में रखा जाता है, संवर्धन माध्यम में रखा जाता है, तो उससे नए पौधे का निर्माण होती है। हम बोले बात ध्यान दीजिए, हम बोले कि टिश्यू कल्चर पादप निर्माण का एक नई तकनीक है। हम बोले कि आपको कि टिश्यू कल्चर जो है यह पादप निर्माण का एक नई तकनीक है। बोले टिश्यू कल्चर जो है यह पादप निर्माण का, पौधे का निर्माण करने का एक नई तकनीक है जिसमें किसी भी पौधे के उत्तक को, बोले जिसमें किसी भी पौधे की टिश्यू को संवर्धन माध्यम में रखा जाता है, संवर्धन माध्यम में रखा जाता है, तो उससे नए पौधे का निर्माण होती है। तो उससे क्या होता है, नए पौधे का निर्माण होती है। अब चला बोर्ड के ऊपर आप ध्यान दीजिए, फिर इन पर हम बात करेंगे। चलिए देखिए, इस तरह का लिक्विड है, यहां पर जो है एक टुकड़ा सा है। क्या टुकड़ा बता देते हैं। सबसे पहले आपको बता दें, ये जो प्रकनली है इसको कहा जाता है कल्चर ट्यूब, इसको कहते हैं संवर्धन प्रकनली, इसको संवर्धन प्रकनली कहा जाता है। चलिए अब जो इसमें जो ये पानी की तरह का जो तरल पदार्थ है, इस तरल पदार्थ का आता है कल्चर मीडिया, कल्चर मीडिया, इसको संवर्धन माध्यम कहते हैं, संवर्धन माध्यम। ठीक है, चलिए अब जो यहां पर जो टुकड़ा दिखाई दे यही है टिश्यू, यही है टिश्यू जिसको आप लोग हिंदी में उत्तक कहते हैं। ठीक है, जब इस संवर्धन माध्यम में इनको रखा जाता है तो इनसे क्या होता है, इनसे जो है पौधा का निर्माण होता है, इसमें जो है नए पौधे के जो है इनमें निर्माण होता है, इनसे क्या होता है, नए पौधे का जो है इसमें निर्माण होता है, इसमें नए पौधे जो है इसमें बनते हैं। ठीक है, चलिए तो वही हम आपको बोले कि आपको पूछा जाएगा टिश्यू कल्चर क्या है, तो क्या बोलेंगे परिभाषा में आप लोगों को बताए टिश्यू कल्चर, तो आपको क्या बोले परिभाषा में, तो आपको ये बोले, आप ध्यान दीजिएगा कि टिश्यू कल्चर क्या बोले, बोले टिश्यू कल्चर पादप निर्माण का एक नई तकनीक है। ध्यान दीजिए क्या बोल रहे हैं, आप मेरे साथ रिपीट भी कर सकते हैं। हम बोले क्या कि टिश्यू कल्चर पादप निर्माण का एक नई तकनीक है। हम बोले क्या टिश्यू कल्चर पादप निर्माण का एक नई तकनीक है जिसमें किसी भी पौधे के, बोले जिसमें किसी भी पौधे के उत्तक को, बोले कि जिसमें किसी भी पौधे के उत्तक को इस संवर्धन माध्यम में, कल्चर मीडिया में रखा जाए, इस संवर्धन माध्यम में रखा जाए तो उससे नए पौधे का निर्माण होती है। तो उससे क्या होता है, नए पौधे का निर्माण होती है ना, टिश्यू कल्चर कहलाती है। वही बोले आपको कि टिश्यू कल्चर जो है यह पादप निर्माण का एक नई तकनीक है। वही बोले आपको कि यह पादप निर्माण का एक नई तकनीक है जिसमें किसी भी पौधे के उत्तक से, बोले जिसमें किसी भी पौधे के उत्तक को संवर्धन माध्यम में रखा जाता है, संवर्धन माध्यम में रखा जाता है तो उससे नए पौधे का निर्माण होती है, टिश्यू कल्चर कहलाती है। वही बोले आपको परिभाषा में कि आपको पूछा जाएगा टिश्यू कल्चर क्या बोले, बोले क्या कि उत्तक संवर्धन जो है, टिश्यू कल्चर जो है यह पादप निर्माण का एक नई तकनीक है, यह पादप निर्माण करने का एक नई तकनीक है जिसमें पौधे के किसी भी उत्तक को, पौधे के, बोले किसी भी पौधे के उत्तक है ना, किसी भी पौधे के उत्तक को संवर्धन
संवर्धन माध्यम में रखा जाए, संवर्धन माध्यम में रखा जाए तो उससे नए पौधे का निर्माण होती है, उससे नए पौधे का निर्माण होती है ना। चलिए, तो आपको हम यहाँ पर जो है उत्तक संवर्धन वो हम आपको बता दिए। अब जो यहाँ पर हम आप लोगों से बात करेंगे उसको ध्यान दीजिएगा। ये जो उत्तक संवर्धन है ये एक सिद्धांत पर आधारित है और उसी सिद्धांत का नाम है टोटीपोटेंसी। टोटीपोटेंसी ये किस सिद्धांत पर आधारित है? तो टोटीपोटेंसी के सिद्धांत पर, टोटीपोटेंसी के सिद्धांत पर ये आधारित है। ये पूछा जाता है कि किस सिद्धांत पर आधारित है? टोटीपोटेंसी। हम इस पर बात करेंगे भी, टोटीपोटेंसी के बारे में अभी बात करेंगे। टोटीपोटेंसी क्या है उस पर हम बात करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले यहाँ पर बता दिए कि जो टिश्यू कल्चर वो क्या है। सवाल जो आपको रहेगा इस तरह, टिश्यू कल्चर क्या है, इसके महत्व को बताइए। सवाल रहेगा आपका कि टिश्यू कल्चर क्या है, इसके महत्व को बताइए। तो आप इनका जवाब में क्या बोलेंगे उसको ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले टिश्यू कल्चर की परिभाषा, तो क्या बोले टिश्यू कल्चर में? बोले क्या कि आप टिश्यू कल्चर में क्या बोले कि टिश्यू कल्चर जो है उत्तक संवर्धन जो है यह पादप निर्माण की एक नई तकनीक है। बोले उत्तक संवर्धन जो है यह पादप निर्माण का एक नई तकनीक है जिसमें क्या बोले, जिसमें किसी भी पौधे के उत्तक से, जिसमें किसी भी पौधे के उत्तक से जो है नए पौधे का निर्माण हो सकता है ना। वही बोले आपको कि टिश्यू कल्चर जो है यह पादप निर्माण का एक नई तकनीक है जिसमें किसी भी पौधे की उत्तक को जो है संवर्धन माध्यम में, कहां पर? संवर्धन माध्यम में रखा जाता है तो उससे नए पौधे का निर्माण होती है। तो उससे क्या होता है? नए पौधे का निर्माण होती है। ठीक है, टिश्यू कल्चर कहलाती है। चलिए, इसका परिभाषा हो गया। अब इसके महत्व के बारे में है ना, तो आप लोगों को हमेशा इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, जब भी महत्व लिखने के लिए आता है, जब भी आपको इनके इंपॉर्टेंस लिखने के लिए आता है तो इसका दो चीज लिखना पड़ता है। सबसे पहला है इनके लाभ। चलिए, लाभ पर पहले बात कर लेते हैं। तो लाभ पर जो बात करेंगे उस इनके जो पॉइंट हुआ आपको हम बोलते जाते हैं उसको ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला पॉइंट क्या बोले कि टिश्यू कल्चर के द्वारा उत्पन्न जो पौधे होते हैं, ध्यान दीजिए क्या बोले, टिश्यू कल्चर के द्वारा उत्पन्न जो पौधे होते हैं उसमें वृद्धि करने की क्षमता, ग्रोथ करने की क्षमता काफी अधिक होती है। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट में क्या बोले आपको कि टिश्यू कल्चर के द्वारा उत्पन्न जो पौधे होते हैं उसमें वृद्धि करने की क्षमता काफी अधिक होती है, पहला पॉइंट में। दूसरा पॉइंट में क्या बोले कि टिश्यू कल्चर के द्वारा जो उत्पन्न पौधे होते हैं इसमें बीमारी सहने की क्षमता काफी अधिक होती है। अगला पॉइंट में क्या बोले टिश्यू कल्चर के द्वारा जो उत्पन्न पौधे होते हैं उसमें बीमारी सहने की क्षमता काफी अधिक होती है। ठीक है, क्या बोले आपको कि टिश्यू कल्चर के द्वारा जो उत्पन्न जो पौधे होते हैं उसमें बीमारी सहने की क्षमता काफी अधिक होती है। ठीक है, चलिए अब अगले पॉइंट में क्या बोलेंगे, बोले टिश्यू कल्चर के द्वारा जो उत्पन्न पौधे होते हैं वो वातावरण के किसी भी तापमान को सहने की क्षमता रखती है। बोले आपको क्या कि टिश्यू कल्चर के द्वारा जो उत्पन्न पौधे होते हैं यह वातावरण के किसी भी तापमान को सहने की क्षमता रखता है। ज्यादा गर्मी हो गया तो भी बर्दाश्त करेगा, ठंड है ठंड में भी वो बर्दाश्त करेगा। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट में क्या बोले कि टिश्यू कल्चर जो है, टिश्यू कल्चर के द्वारा जो उत्पन्न जो पौधे होते हैं, बोले टिश्यू कल्चर के द्वारा जो उत्पन्न पौधे होते हैं उसमें फसल उत्पादन करने की क्षमता काफी अधिक होती है। हम बोले आपको क्या कि टिश्यू कल्चर के द्वारा जो उत्पन्न पौधे होते हैं उसमें फसल उत्पादन करने की क्षमता क्या होता है, वो काफी अधिक है। वही बोले आपको कि टिश्यू कल्चर के द्वारा जो उत्पन्न पौधे होते हैं उसमें फसल उत्पादन करने की क्षमता काफी अधिक होती है। ठीक है, चलिए अब जो हम बात करना चाहेंगे आप लोगों से उसको ध्यान दीजिएगा। इनके अब जो लाभ थे, इनके जो एडवांटेज थे वो हम आपको बताए। अब इनका बात करेंगे डिसएडवांटेज का, इनकी हानि के बारे में, है ना। चलिए अब इनके हानि को आप समझते हैं। अब इनकी जो हानि है उनको ध्यान दीजिएगा। अब इनकी जो हानि है, इनकी हानि ज्यादा नहीं, एक ही हानि क्या है, टिश्यू कल्चर की क्रिया चूंकि प्रयोगशाला में किया जाता है, टिश्यू कल्चर की जो क्रिया है वो चूंकि प्रयोगशाला में किया जाता है। ये कहां पर होता है, प्रयोगशाला में ही किया जाता है। इन जो टिश्यू कल्चर के जो पौधे तैयार होते हैं प्रयोगशाला में किया जाता है, तो प्रयोगशाला में होगा तो वहां पर मनी ज्यादा खर्च होगा, है ना। तो वही बोले कि टिश्यू कल्चर जो है, टिश्यू कल्चर की जो क्रिया है चूंकि यह प्रयोगशाला में क्या आता है इसीलिए कि यह खर्चालू विधि है, इसीलिए क्या है यह खर्चालू है। यही है इनकी जो है हानि है कि ज्यादा महंगी पड़ती है। वही बोले कि टिश्यू कल्चर के द्वारा जो उत्पन्न पौधे, टिश्यू कल्चर जो है की जो क्रिया हो ना, टिश्यू कल्चर की जो क्रिया होती है ये चूंकि प्रयोगशाला में क्या आता है इसीलिए यह खर्चालू विधि है। ठीक है, चलिए तो हम यहाँ पर जो टिश्यू कल्चर जो है वो क्या है वो भी हम आपको बताएं। फिर टिश्यू कल्चर की जो किस सिद्धांत पर है वो भी बताए कि टिश्यू कल्चर जो है टोटीपोटेंसी के सिद्धांत पे है ना, पूर्ण सततता, इसी को हिंदी में बोलते हैं पूर्ण सततता, पूर्ण सततता, इसी को कहते हैं पूर्ण सततता।
इसी को कहते हैं पूर्ण सत्यता, है ना, इसी को पूर्ण सत्यता कहते हैं। ये कभी कभी हिंदी भी देता है, पूछ देता है, तो आप लोगों को थोड़ा फंसे नहीं, इसलिए बता दिया आपको। टोटी पोटेंसी का हिंदी होता है पूर्ण सत्यता, ठीक है। चलिए अब वही हम आपको बोले कि ये जो टिश्यू का किस सिद्धांत पता रहता है, बोलेंगे कि वह टोटी पोटेंसी का सिद्धांत पता रहता है, ठीक है। चलिए अब जो आपके पास जो सवाल होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जेट बोर्ड में पूछा भी गया है, ठीक है। सवाल ये है कि टोटी पोटेंसी के सिद्धांत से आप क्या समझते हैं। अब जो आपका जो अगला सवाल है वो है टोटी पोटेंसी के सिद्धांत से आप क्या समझते हैं। सवाल जो रहेगा आपका ये कि टोटी पोटेंसी के सिद्धांत से आप क्या समझते हैं। सवाल रहेगा आपका कि टोटी पोटेंसी के सिद्धांत से आप क्या समझते हैं, टोटी पोटेंसी के सिद्धांत से आप क्या समझते हैं। तो आप लोग ध्यान दीजिए, क्वेश्चन आप लोग लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके ऊपर ऐतो भी लिख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। हम बोले कि आपको सवाल रहेगा कि टोटी पोटेंसी का सिद्धांत से आप क्या समझते हैं, इनको परिवर्तन क्या बोले, ध्यान दीजिएगा। जैसा कि हम जानते हैं, ध्यान दीजिए क्या बोले, बोले जैसा कि हम जानते हैं टोटी पोटेंसी के सिद्धांत के अनुसार, ध्यान दीजिए क्या बोले, बोले जैसा कि हम जानते हैं टोटी पोटेंसी के सिद्धांत के अनुसार किसी भी पौधे के उत्तक से, किसी भी पौधे की टिश्यू से नए पौधे का निर्माण हो सकती है। ध्यान दीजिए क्या बोले, हम बोले जैसा कि हम जानते हैं, हम बोले आपको क्या कि जैसा कि हम जानते हैं कि टोटी पोटेंसी के सिद्धांत के अनुसार, बोले जैसा कि हम जानते हैं टोटी पोटेंसी के सिद्धांत के अनुसार किसी भी पौधे के उत्तक से, किसी भी पौधे के उत्तक से नए पौधे का निर्माण हो सकती है। बोले किसी भी पौधे के उत्तक से जो है नए पौधे का निर्माण हो सकती है, बशर्ते उसे उसी माध्यम में रखा जाना चाहिए, बशर्ते उसे उसी माध्यम में रखा जाना चाहिए जिस माध्यम में एक निषेचित अंडा या भ्रूण को रखा जाता है। हम एक बोल रहे हैं, एक और एक है ना, वो बोले आपको कि जिस माध्यम में निषेचित अंडा या भ्रूण को रखा जाता है। ध्यान दीजिए क्या बोले, हम बोले आपको क्या कि टोटी पोटेंसी के सिद्धांत से आप क्या समझते, क्या बोले, बोले क्या कि जैसा कि हम जानते हैं, ध्यान दीजिए क्या बोले, बोले जैसा कि हम जानते हैं टोटी पोटेंसी के सिद्धांत के अनुसार, बोले जैसा कि हम जानते हैं टोटी पोटेंसी के सिद्धांत के अनुसार, बोले जैसा कि हम जानते हैं टोटी पोटेंसी के सिद्धांत के अनुसार किसी भी पौधे के उत्तक से, किसी भी पौधे के टिश्यू से नए पौधे का निर्माण हो सकती है। बोले किसी भी पौधे के उत्तक से नए पौधे का निर्माण हो सकती है, बशर्ते उसे उसी माध्यम में रखा जाना चाहिए, बशर्ते उसे उसी माध्यम में रखा जाना चाहिए जिस माध्यम में निषेचित अंडा या भ्रूण को रखा जाता है, जिस माध्यम में एक निषेचित अंडा या भ्रूण को रखा जाता है, ठीक है। बोले आपको पूछा जाएगा टोटी पोटेंसी के सिद्धांत से आप क्या समझते हैं, टोटी पोटेंसी क्या है ना, ये पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको पूछा भी गया, ये भी पूछा गया कि पूर्ण सतर्कता से आप क्या समझते हैं, वही टोटी पोटेंसी से आप क्या समझते हैं ना। तो वही हम आपको बोले कि जैसा कि हम जानते हैं, ध्यान दीजिए क्या बोले, बोले जैसा कि, अभी आप लोगों को याद करवा ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हुआ, वही बोले आपको कि जैसा कि हम जानते हैं टोटी पोटेंसी के सिद्धांत के अनुसार, जैसा कि हम जानते हैं टोटी पोटेंसी के सिद्धांत के अनुसार किसी भी पौधे के उत्तक से, किसी भी पौधे के उत्तक से नए पौधे का निर्माण हो सकती है। बोले किसी भी पौधे के उत्तक से नए पौधे का निर्माण हो सकती है, बशर्ते उसे उसी माध्यम में रखा जाना चाहिए, बशर्ते उसे उसी माध्यम में रखा जाना चाहिए जिस माध्यम में एक निषेचित अंडा या भ्रूण को रखा जाता है, ठीक है। चलिए अब यहां पर जो छोटा सा सवाल बच गया है उसको क्लियर कर लेते हैं। ये कल्चर मीडिया है ना, ये पूछ भी देता है कभी कभी 2 नंबर में आता है कि ये कल्चर मीडिया क्या होता है। तो ध्यान दीजिए, हम जो बात करेंगे आप लोगों से कल्चर मीडिया के बारे में, ये जो कल्चर मीडिया ये क्या है, क्वेश्चन लिख सकते हैं कल्चर मीडिया क्या है, तो इस पर बात बोलेंगे। पहले कि कल्चर मीडिया क्या, ध्यान देते हैं कि ऐसी माध्यम जिसमें किसी भी उत्तक से नए पौधे का निर्माण हो सकती है। ध्यान दीजिए क्या बोले, वही बोले कि ऐसी माध्यम जिसमें किसी भी उत्तक से नए पौधे का निर्माण हो सकती है संवर्धन माध्यम कहलाती है। हम बोले आपको क्या कि ऐसी माध्यम, ध्यान दीजिएगा बोले, बोले ऐसी माध्यम जिसमें किसी भी उत्तक से नए पौधे का निर्माण हो सकती है। हम बोले आपको कि ऐसी माध्यम जिसमें किसी भी पौधे के उत्तक से, बोले किसी भी पौधे के उत्तक से नए पौधे का निर्माण हो सकती है संवर्धन माध्यम कहलाती है। और आपको बता दें संवर्धन माध्यम के रूप में जो है नारियल का पानी या फ्रूट के जूस का उपयोग किया जाता है ना। बोले आपको कि जो प्राचीन काल में जो है ये जो संवर्धन माध्यम के रूप में जो यूज किया जाता था तो उसमें किसका, तो नारियल के पानी को या तो फिर फ्रूट के जूस का उपयोग जो है संवर्धन माध्यम के रूप में किया जाता है, ठीक है। चलिए तो आप लोगों को यहाँ पर जो है टिश्यू का गिरवात कल्चर मीडिया भी है, टोटी पोटेंसी जो है ये आपकी पूरी क्लियर कर दी है, ठीक है। चलिए अब अगला टॉपिक की बात करेंगे, ठीक है। चलिए अब जो अगला टॉपिक बात करेंगे, अब जो है अगला टॉपिक जो है वो शुरू कर रहे हैं, ठीक है। चलिए तो अब जो अगला टॉपिक आप लोगों का है वो है
पशुपालन, ठीक है, इसी को कहा जाता है एनिमल हस्बेंड्री। तो ध्यान दीजिएगा। चलिए ध्यान दीजिए, एनिमल हस्बेंड्री इसी को कहते हैं पशुपालन। तो आपका जो सवाल रहेगा वो इस तरह से रहेगा कि पशुपालन क्या है और इसके लाभ को बताइए, ठीक है। सवाल रहेगा आपका कि पशुपालन क्या है और इसके लाभ को बताइए, ठीक है। चलिए तो अब शुरू करते हैं यहाँ पर। तो अब आप लोगों को यहाँ पर हम बता दें कि जो पशुपालन है, तो इनमें आप लोग कुछ जो वर्ड है उनको आपको पहले समझना पड़ेगा। आवास, भोजन, स्वास्थ्य, प्रजनन। ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो है आवास हो गया, भोजन हो गया, स्वास्थ्य हो गया और प्रजनन हो गया। ये जो 4 वर्ड है इनका यहाँ पर यूज किया जाएगा, तो उसको ध्यान दीजिए। आवास हो गया, आवास का मतलब जहां पर वो रहते हैं उसका बात करेंगे। भोजन जो वो खा रहे हैं उनके लिए जो उपयुक्त है, जो अच्छे होंगे उनके लिए, उसका बात करेंगे। स्वास्थ्य, उनकी जो हेल्थ है उनके बारे में बात बोले, उनकी जो स्वास्थ्य है वो ठीक रहनी चाहिए, होनी चाहिए, है ना। उसके बाद प्रजनन, मतलब वो बच्चे को जो जन्म दे रहे हैं, जनन की बात कर रहे हैं, ठीक है। चलिए अब शुरू करते हैं। तो आपको पूछा जाएगा पशुपालन क्या है, इसको क्या बोलेंगे परिभाषा में, आप ध्यान दीजिएगा। बोले क्या कि जीव विज्ञान की वह शाखा, ध्यान दीजिएगा, बोले जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत, बोले क्या कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पालतू पशु के आवास, भोजन, स्वास्थ्य एवं प्रजनन के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसे एनिमल हस्बेंड्री या पशुपालन कहते हैं। एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं। अब बोले आपको क्या कि जीव विज्ञान की वह शाखा, ध्यान दीजिएगा, बोले जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत, बोले क्या कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जो है पालतू पशु के आवास, भोजन, स्वास्थ्य एवं प्रजनन के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसे पशुपालन या एनिमल हस्बेंड्री कहते हैं, ठीक है। आपको पूछा जाएगा एनिमल हस्बेंड्री क्या बोलेगा, फिर से रिपीट करते हैं। हम बोले आपको क्या कि जीव विज्ञान की वह शाखा, बोले क्या जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत, बोले जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पालतू पशु के आवास, भोजन, स्वास्थ्य एवं प्रजनन के बारे में अध्ययन किया जाता है, एनिमल हस्बेंड्री या पशुपालन कहलाती है, ठीक है। चलिए तो आपको यहाँ पर हम पशुपालन क्या वो हम आपको बताए, लेकिन अब आपको जानना है कि ये पशुपालन के जो क्या लाभ क्या है उस पर बात करते हैं, ठीक है। चलिए तो अब आपको हम बता दें पशुपालन के जो लाभ क्या क्या है उस पर अब ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले क्या है कि पशुपालन से क्या होता है कि इनसे जो है अंडे की जो वृद्धि है, अंडे की जो वृद्धि होते हैं, उनकी अंडे की वृद्धि है वो ज्यादा होगा। उनके बाद जो है मांस की जो गुणवत्ता होती है उसमें वृद्धि होती है, उनमें बढ़ोतरी होती है, उनमें अच्छा होता है। उनके बाद दुग्ध, जो दूध होते हैं, दूध उत्पादन में वृद्धि लाना होता है। इनकी जो पशुपालन के जो इनके जो लाभ है, ये सारी जो चीजें हम लोग को प्राप्त होती है। इनके अलावे जो क्या होता है कि मत्स्य पालन हो गया, वो भी इसी के अंतर्गत में आते हैं, पशुपालन के अंतर्गत में आते हैं। और इनसे क्या करते हैं, तो इनसे हम लोगों की मछली के उत्पादन में वृद्धि होती है, ठीक है। आपको बता दें इनमें जो कुछ जीव होते हैं, कुछ इसमें जो जानवर होते हैं, पालतू जानवर, जैसे हो गया घोड़ा, ऊंट, गधा, इन सब जंतु का यूज जो है हम लोग बोझ को उठाने में किया जाता है, बोझ को ढोने में किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा हम लोग कृषि के क्षेत्र में जो है बैल का उपयोग जो है जुताई करने में करते हैं, ठीक है। चलिए तो और इसके अलावा जो है इसमें जो है पशुपालन के अंतर्गत जो है हम लोग जो है क्या होता है, इनमें हम लोग मधुमक्खी पालन जो है वो भी इसी के अंतर्गत में आता है। और उसमें हम लोग क्या करते हैं कि जो मधुमक्खी को पाल कर जो है फिर उनसे हम लोग जो शहद और मोमबत्ती की जो है, शहद और मोमबत्ती में जो है इनके उत्पादन में वृद्धि करते हैं, शहद और मोम में जो उत्पादन में वृद्धि करते हैं, ठीक है। चलिए तो हम यहाँ पर जो पशुपालन के जो इनके जो लाभ थे, इनके जो उद्देश्य थे वो हम बता दिए, ठीक है। चलिए अब हम बात करेंगे आप लोगों से, यहाँ पर तो पशुपालन हो गया। अब हम अगला जो आप लोगों से टॉपिक जो बात करेंगे उस पर, तो अब हम बात करेंगे एपीकल्चर का, ठीक है। अब जो हम बात करेंगे वो करेंगे एपीकल्चर का। एपीकल्चर इसी को कहा जाता है मधुमक्खी पालन।
मधुमक्खी पालन। चलिए ध्यान दीजिएगा, हम बात कर रहे हैं एपीकल्चर कैसे को आता है, मधुमक्खी पालन। ठीक है, ये पूछा भी जाता है कि मधुमक्खी पालन के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो उसी को बोलेंगे एपीकल्चर। ठीक है, चलिए अब इस पर हम बात करेंगे। सवाल आएगा कि मधुमक्खी पालन क्या है और इसके लाभ को बताइए। सवाल रहेगा मधुमक्खी पालन क्या है, इसके लाभ को बताइए। सवाल रहेगा आपको कि मधुमक्खी पालन क्या और इसके लाभ को बताइए, तो क्या बोलेंगे, इसको ध्यान दीजिएगा। तो ठीक इसमें भी वही चीज, इनमें भी जो है इनके बारे में जो बात करेंगे, किस पे बात करेंगे, तो सबसे पहले आवास, उसके बाद भोजन, स्वास्थ्य, उसके बाद प्रजनन, जिसको आप जनन बोलते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। बोलेंगे कि जीव विज्ञान की वह शाखा, ध्यान दीजिएगा, बोले जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत, बोले क्या कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत मधुमक्खी के आवास, भोजन, स्वास्थ्य एवं प्रजनन के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे एपीकल्चर या मधुमक्खी पालन कहते हैं। एक बार फिर से रिपीट करते हैं। हम बोले आपको क्या पूछा जाएगा कि एपीकल्चर क्या है, तो क्या बोले, हम बोले आपको क्या बोलेंगे, क्या कि जीव विज्ञान की वह शाखा, ध्यान दीजिएगा, बोले जीव विज्ञान की वह शाखा, बोले जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत, बोले जिसके अंतर्गत जो है मधुमक्खी के आवास, भोजन, स्वास्थ्य एवं प्रजनन के बारे में अध्ययन करते हैं, मधुमक्खी पालन, ये एपीकल्चर कहलाती है। ठीक है, चलिए अब इनसे क्या क्या लाभ है उस पर बात कर लेते हैं। सबसे पहला लाभ क्या है कि हम लोगों को मधुमक्खी पालन से शहद प्राप्त होती है, पहला। दूसरा क्या हो, इनसे मोम प्राप्त होती है, इनसे जो है मोम प्राप्त होती है, हो गया। तीसरा, हम लोगों के जो पौधे में जो पॉलिनेशन होती है, जो परागण होती है, उसमें मधुमक्खी हम लोगों को, मधुमक्खी पालन से हम लोगों को उसमें मदद मिलता है, क्योंकि इसके द्वारा जो है सेब हो गया, नाशपाती हो गया, सरसों हो गया, इन सब पौधों में जो है मधुमक्खी के द्वारा जो ही उसमें पॉलिनेशन होती है, परागण की क्रिया होती है। ठीक है, चलिए, तो उसमें ये हम लोगों को मदद करता है। ठीक है, अगला, इनकी जो शहद है, शहद का उपयोग हम लोग करते हैं मेडिसिन के रूप में, दवाई के रूप में जो है इनका उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए अब इसमें एक छोटा सा सवाल है, ऑब्जेक्टिव में आता है, इंपॉर्टेंट है। सवाल ये आता है कि कौन सी मधुमक्खी जो है शहद का निर्माण करता है, कौन सी मधुमक्खी जो है शहद का निर्माण करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पूछा जाएगा कि कौन सी मधुमक्खी जो है शहद का निर्माण करता है, तो बोलेंगे श्रमिक मधुमक्खी। बोले क्या, श्रमिक मधुमक्खी जो है, श्रमिक मधुमक्खी जो है ये शहद का निर्माण करता है। ये जो शहद का जो निर्माण करेगा, शहद का जो निर्माण ये श्रमिक मधुमक्खी करता है। ठीक है, ये श्रमिक मधुमक्खी जो है शहद का निर्माण करते हैं। ठीक है, चलिए, तो हम यहाँ पर आपको मधुमक्खी पालन के बारे में यहाँ पर बात कर दिए, इनके जो लाभ होते हैं वो भी हम आपको बता दिए। अब चलते हैं अगला। ठीक है, तो अब जो है अगला टॉपिक बात करते हैं। चलिए अब अगला टॉपिक बात कर रहे हैं प्लांट ब्रीडिंग। पादप प्रजनन। चलिए ध्यान दीजिएगा, ये जो पादप प्रजनन है जिसको आप प्लांट ब्रीडिंग बोलते हैं, ये क्या है पहले इस पर बात करेंगे। ठीक है, चलिए सवाल आएगा कि पादप प्रजनन क्या है, ध्यान दीजिएगा। सवाल आएगा पादप प्रजनन क्या है और इसके उद्देश्य को बताइए। सवाल आएगा प्लांट ब्रीडिंग क्या है और इसके उद्देश्य को बताइए। तो समझिए जरा, आपको पूछा जाएगा कि प्लांट ब्रीडिंग क्या है और इसके उद्देश्य को बताइए, तो क्या बोलेंगे, इसको ध्यान दीजिएगा। तो आपको पूछा जाएगा कि प्लांट ब्रीडिंग क्या है, तो इनको क्या बोलेंगे उसको ध्यान दीजिएगा। कि फसल का उत्पादन बढ़ाने के लिए, ध्यान दीजिएगा, फसल का उत्पादन बढ़ाने के लिए हम लोग अनेकों तरीके अपनाते हैं, है ना। हम लोग जो है फसल के उत्पादन को बढ़ाने के लिए अनेकों तरीके अपनाते हैं, जैसे लगातार सिंचाई करना, है ना। इसके अलावे जो है अच्छे उर्वरक का उपयोग करना, है ना। इसके अलावे जो है हम लोग क्या करते हैं कि इनको जो है हम लोग नए नए बीज अपनाते हैं, नए नए जो है बीज हम लोग यूज करते हैं, ताकि हमारी जो फसल का उत्पादन वो अच्छी हो।
बहुत सारे अपनाते हैं। लेकिन आपको बता दें इसके अलावे जो है एक अतिरिक्त उपाय भी है। इसके अलावे एक अतिरिक्त उपाय है, वो उपाय यही है कि मानव द्वारा, ध्यान दीजिए, वही बोले मानव द्वारा फसलों के आनुवांशिक स्तर को, वही बोले आपको मानव द्वारा फसलों के आनुवांशिक स्तर में उन्नति लाना पादप प्रजनन कहलाती है। हम लोग जो है मानव के द्वारा जो फसल जो उत्पादन होंगे, उनके जो बीज होंगे, उसके बीज को क्या करेंगे, उन्हीं किस्म को उन्नत किस्म बनाना है, उन्नत करना है उसको, है ना, तो उनको सुपेरियर बनाना है, उन्नत करना। वही बोले हम आपको कि मानव द्वारा फसलों के आनुवांशिक स्तर को, वही बोले मानव द्वारा फसलों के आनुवांशिक स्तर में उन्नति लाना, वही बोले आपको कि मानव के द्वारा फसलों के आनुवांशिक स्तर में उन्नति लाना पादप प्रजनन कहलाती है। वही हम बोले आपको कि आपको पूछा जाएगा पादप प्रजनन क्या, तो वही हम बोले कि फसलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए, ध्यान दीजिएगा, फसलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए हम लोग अनेकों तरीके उपयोग करते हैं, जैसे कि सिंचाई करना। इसके अलावे जो है आपको हम बोले क्या कि नई किस्म के जो है खाद का उपयोग करना, है ना, जो है नए नए बीज को अपनाना, ये सब हम लोग लगातार करते हैं। लेकिन इसके अलावे और भी एक अतिरिक्त उपाय है, जो है वही अतिरिक्त उपाय पादप प्रजनन कहलाती है। वो अतिरिक्त उपाय क्या है कि मानव द्वारा, क्या बोले कि मानव द्वारा फसलों के आनुवांशिक स्तर में, बोले मानव द्वारा फसलों के आनुवांशिक स्तर में उन्नति लाना, है ना, वही बोले आपको कि मानव द्वारा फसलों के आनुवांशिक स्तर में उन्नति लाना पादप प्रजनन कहलाती है। आपको पूछा जाएगा कि पादप प्रजनन क्या है, तो क्या बोलेंगे मानव द्वारा, क्या बोले मानव द्वारा फसलों के आनुवांशिक स्तर, क्या बोले मानव के द्वारा फसलों के आनुवांशिक स्तर में उन्नति लाना। वही बोले आपको कि मानव के द्वारा फसलों के आनुवांशिक स्तर में उन्नति लाना पादप प्रजनन कहलाती है। ठीक है, चलिए अब आपको यहां पर हम बात करेंगे कि पादप प्रजनन का उद्देश्य क्या है, इनके जो उद्देश्य क्या क्या उस पर हम बात करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट में क्या है इसका उद्देश्य कि नए नए किस्म के बीजों का निर्माण करना। पहला इसका क्या उद्देश्य है कि नए नए किस्म के जो उन्नत किस्मों के, नए नए उन्नत किस्मों के बीज का निर्माण करना, पहला। दूसरा का इसका क्या है उद्देश्य है कि ये जो बीज होंगे तो उनसे जो पौधे निकलेंगे उस पौधे में बीमारी सहने की क्षमता काफी अधिक होनी चाहिए। बोले क्या इनका उद्देश्य अगला क्या है कि जो उन्नत किस्में होंगे वो जो है कि विभिन्न प्रकार की बीमारियां जो होती हैं, वो बीमारियां से लड़ने की क्षमता उनमें पाई जानी चाहिए। ठीक है, अगला क्या बोले कि यह वातावरण की किसी भी तापमान को सहने की क्षमता रखे। मतलब क्या उन्नत किस्मों से जो पौधे बनेंगे, मतलब वो पौधे में जो है वातावरण की किसी भी टेम्परेचर को जो है वो सहने की क्षमता रखे। अगला ये जो पौधे होंगे वो लवणता को भी सहने का क्षमता रखे, है ना, जहां पर लवण की मात्रा ज्यादा है तो उनको भी वो बर्दाश्त करने की क्षमता रखे। ऐसा किस्म चाहिए हमको। इनका यही उद्देश्य है कि इस तरह का जो है बीज तैयार होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला हम क्या बोल रहे हैं उसको ध्यान दीजिएगा कि ऐसे किस्में फसल उत्पादन करने की क्षमता अधिक होनी चाहिए। ऐसा फसल के किस्म तैयार किया जाना चाहिए जिसमें फसल उत्पादन करने की क्षमता अधिक होनी चाहिए, है ना, उसमें फसल उत्पादन करने की क्षमता अधिक। ऐसा पौधे के जो बीज होंगे वो ऐसा किस्म तैयार किया जाना चाहिए जिसमें फसल उत्पादन करने की क्षमता काफी अधिक हो। ठीक है, चलिए इसके अलावे आपको हम क्या बोले कि खाने योग्य भाग में जो टॉक्सिन पाई जाती है उस टॉक्सिन को मुक्त करना है। इनका अगला उद्देश्य क्या है कि जो भोज्य पदार्थ है जो हम लोग खाते हैं उनमें जो टॉक्सिन होते हैं, जहर जो होते हैं, उनको जो है मुक्त करना, मतलब उसको फ्री करना है, उसको हटाना है, उनके लिए भी इनका इसमें उद्देश्य है। उदाहरण के तौर पर आपको हम बता दें, आप लोग खेसारी दाल समझ रहे हैं, आप लोग खेसारी दाल समझते हैं, आप लोग खेसारी जो दाल है, खेसारी जो दाल होते हैं इसमें जो है एक टॉक्सिन होता है, उसका नाम है न्यूरोटॉक्सिन। उसमें रहता है न्यूरोटॉक्सिन। ये न्यूरोटॉक्सिन जो है ये शरीर में पक्षाघात, जिसको आप लोग क्या बोलते हैं पैरालिसिस, है ना, वही बोले पक्षाघात, वही बोले ये इसमें न्यूरोटॉक्सिन पाया जाता है। खेसारी के दाल में जो है न्यूरोटॉक्सिन नाम का एक जहर पाया जाता है जिनसे क्या होता है पैरालिसिस होने की संभावना काफी अधिक होती है। जो आदमी ज्यादा खेसारी दाल यूज करते हैं, ज्यादा खाते हैं, उनको जो है ये जो है पक्षाघात होने की संभावना काफी अधिक रहती है। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग खेसारी दाल खाने में
में उपयोग न करें, क्योंकि इसमें न्यूरोटॉक्सिन पाया जाता है और यह पक्षाघात होने की संभावना काफी अधिक होती है। ठीक है, चलिए अब आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो इनको जो है मुक्त करना, इनको हटाना है। इनका अगला उद्देश्य क्या है कि ये जो है इनमें जो न्यूरोटॉक्सिन है उनको क्या करना है, इनको ये न्यूरोटॉक्सिन को जो है उसको मुक्त करना है। बात समझ रहे बात को? तो वही हम आपको बोले कि ये बहुत आपके लिए रोचक जानकारी है कि खेसारी के दाल में न्यूरोटॉक्सिन पाई जाती है और ये न्यूरोटॉक्सिन आपको पक्षाघात जो है आपके शरीर में उत्पन्न करने में काफी मदद कर रहा है, जिससे आपके पैरालिसिस हो जाएंगे और फिर आप उठ नहीं पाएंगे। ठीक है, चलिए तो आपको यहाँ पर क्या पादप जो प्लांट ब्रीडिंग था वो हम आप लोगों को यहाँ पर ये बता दिए। अब चलते हैं अगला टॉपिक पर जो बहुत ही जबरदस्त है और आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आएगा, इसलिए हम इसके ऊपर हम ऐतो लिख रहे हैं। ठीक है, अब जो हम लिख रहे हैं इसमें ऐतो, हम बात कर रहे हैं हरित क्रांति का। हरित क्रांति इसी को कहते हैं ग्रीन रिवॉल्यूशन। ग्रीन रिवॉल्यूशन हम इसी के बाद ग्रीन रिवॉल्यूशन को हरित क्रांति। ठीक है, चलिए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम में आएगा, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये बोले हरित क्रांति, ग्रीन रिवॉल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपको कंपटीशन तक में पूछा जाएगा। ठीक है, आप लोग इसको सोशल साइंस में मैट्रिक में पढ़े होंगे, है ना, तो लेकिन आपको बता दें ये साइंस की भी पार्ट है, ये बहुत जरूरी चीज है, इसको आप ध्यान दीजिएगा। हरित क्रांति पूछा जाएगा कि हरित क्रांति क्या है और इसके जनक का नाम बताइए। सवाल रहेगा कि हरित क्रांति क्या है और इसके जनक का नाम बताइए। ठीक है, तो सबसे पहले आपको बता दें हरित क्रांति क्या, फिर इसके जनक का बात करेंगे। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा। भारत में सन 1960 ईस्वी को, ध्यान दीजिएगा, हम आपको बता दें कि यहाँ पर जो है 60 से 66 तक गया है, यहां तक में किस्मों का निर्माण है, लेकिन 60 से शुरू हो गया। वही ध्यान वही बोले कि भारत में सन 1960 ईस्वी को, बोले क्या कि भारत में जो है सन 1960 ईस्वी को जो है धान और गेहूं, धान और क्या क्या बोले, गेहूं, ध्यान दीजिएगा, हम बोले क्या कि भारत में सन 1960 ईस्वी को धान और गेहूं के नए नए किस्मों का निर्माण किया गया। हम बोले आपको क्या कि भारत में सन 1960 ईस्वी को धान और गेहूं के नए नए किस्मों का निर्माण किया गया, जिससे काफी ज्यादा मात्रा में फसल उत्पादन हुई, जिसे हरित क्रांति के नाम से जाना जाता है। हम बोले आपको पूछा जाएगा कि हरित क्रांति क्या है, ग्रीन रिवॉल्यूशन क्या है, क्या बोले कि भारत में सन 1960 ईस्वी को, बोले क्या भारत में सन 1960 ईस्वी को जो है धान और गेहूं के नए नए किस्मों का, नए नए उन्नत किस्मों का निर्माण किया गया, नए नए उन्नत किस्मों का निर्माण किया गया, जिससे काफी ज्यादा मात्रा में फसल उत्पादन हुई, जिससे काफी ज्यादा मात्रा में फसल उत्पादन, बहुत ज्यादा मात्रा में जो है फसल उत्पादन हुआ, जिसे हरित क्रांति के नाम से जाना जाता है, जिसे हरित क्रांति के नाम से जाना जाता है। तो उसी को ग्रीन रिवॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट कर रहा है, आपको पूछा जाएगा हरित क्रांति क्या, बोले कि भारत में सन 1960 ईस्वी को, बोले क्या कि भारत में सन 1960 ईस्वी को धान और गेहूं के नए नए उन्नत किस्मों का निर्माण किया गया। हम बोले कि भारत में सन 1960 ईस्वी को धान और गेहूं के नए नए उन्नत किस्मों का निर्माण किया गया, जिससे काफी ज्यादा मात्रा में फसल उत्पादन हुई, जिसे हरित क्रांति या फिर ग्रीन रिवॉल्यूशन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और ये जो हरित क्रांति है, इसके जो जनक है, इनके जो जनक है, हरित क्रांति के जनक है वो है डॉक्टर MS स्वामीनाथन। ध्यान दीजिएगा, आपको पूछा जाएगा हरित क्रांति के जनक कौन है, क्या बोलेंगे, डॉक्टर MS स्वामीनाथन। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा, तो ऑब्जेक्टिव में भी रहता है और ये 2 नंबरिया में लिखने भी आता है हरित क्रांति। वही बोले आपको कि हरित क्रांति के जनक कौन है, तो डॉक्टर MS स्वामीनाथन। ध्यान दीजिएगा, जिसका नाम क्या है, डॉक्टर MS स्वामीनाथन। आपको पूछा जाएगा कि हरित क्रांति के जनक कौन है, बोलेंगे डॉक्टर MS स्वामीनाथन। ये डॉक्टर MS स्वामीनाथन जो है ये हरित क्रांति के जनक है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर हम जो बात करेंगे कुछ छोटा सा उसको ध्यान दीजिएगा। हरित क्रांति को लाने के लिए क्या क्या उपाय है, इसको हरित क्रांति को यदि लाना हो तो क्या करना पड़ेगा, है ना, सवाल रहता है कि हरित क्रांति को लाने का क्या क्या उपाय है। तो सबसे पहले आपको बता दें, हरित क्रांति लाने का जो उपाय है वो इस प्रकार से क्या क्या है। सबसे पहला, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बीजों का उपयोग करना है। वैज्ञानिक के अनुसार, वैज्ञानिक के कहे मुताबिक जो है हमको जो है बीज के उन्नत किस्मों का उपयोग करना है ना, बीज के उन्नत किस्मों का उपयोग करना है। ठीक है, पहला वही बोले आपको कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से उन्नत किस्मों के बीज का उपयोग करना है कृषि के लिए। ठीक है, पहला। दूसरा,
जब फसल उत्पादन हो जाएंगे तो उनको रखने के लिए जो है, भंडारण के लिए जो है उचित व्यवस्था होनी चाहिए, है ना। देखिए किसान तो फसल उपजा लेते हैं लेकिन उसको रख नहीं पाते हैं, बारिश के वजह से जो है, पानी की वजह से सड़ जाता है, नमी की वजह से खराब हो जाता है ना। तो वही बोले आपको कि फसल जो है इनका भंडारण के लिए उचित व्यवस्था होनी चाहिए, ठीक है। अगला, फसल में जो है उचित समय पे जो है, उचित समय पे जो है जल की आवश्यकता और उनको जल को देना। वही बोले आपको कि सिंचाई के लिए उचित प्रबंध होनी चाहिए। वही बोले आपको कि सिंचाई के लिए उचित प्रबंध होनी चाहिए ताकि वो समय समय पर जो है वो जल उसमें दे पाए। इसीलिए बोले कि सिंचाई के लिए जो है उचित प्रबंध होनी चाहिए, ठीक है। चलिए अगला, इसमें जो है उच्च किस्मों के उर्वरक का उपयोग किया जाना चाहिए। यह हरित लाने के लिए उच्च किस्मों के जो उर्वरक होते हैं उनका उपयोग करना चाहिए, ठीक है। चलिए आपको हम बता दें हरित कैसे लाया जाएगा वो भी। चलिए अब जो हम बात करेंगे आप लोगों से यहां पर थोड़ा सा तो ध्यान दीजिएगा, हम कुछ उन्नत किस्मों के बारे में बात करेंगे जो कि ऑब्जेक्टिव में रह सकता है आप लोगों के लिए। जैसे धान हो गया, धान के उन्नत किस्में, धान के उन्नत किस्में के कुछ नाम है, उनको हम पहले देख लेते हैं। साबरमती, ठीक है, जया, बाला, कृष्णा, ये सब जो है धान के किस्म का वैरायटी का नाम है ना। साबरमती हो गया, जया हो गया, बाला हो गया, कृष्णा हो गया, ये सब धान की किस्म का नाम है, इनके वैरायटी के नाम है, ठीक है। वही बोले ये जो इनके जो उन्नत जो किस्म वही सब बोले साबरमती, जया, बाला, कृष्णा, इनका जो है ये उन्नत किस्म सुपीरियर वैरायटीज का नाम है, वो हम यहाँ पर लिखे हुए हैं, ठीक है। ये तो आप लोगों को भी पूछा जाएगा कि साबरमती किस फसल की किस्म है, तो आप क्या बोलेंगे, धान की किस्म है ना। ये तो पूछा जाएगा कि धान का निम्न में से कौन सी किस्म है, कोई कहां पर लिखा रहेगा जया, तो बोल देंगे जया की किस्म है, तो धान के उन्नत किस्मों का नाम साबरमती, जया, बाला, कृष्णा, ठीक है। चलिए अब जो हम यहाँ पर बात कर, अब ये हो गया, अब गेहूं का बात कर रहे हैं। गेहूं का, गेहूं के उन्नत किस्मों का क्या क्या नाम है, गेहूं के उन्नत किस्म, गेहूं के उन्नत किस्में, गेहूं के उन्नत किस्में, क्या क्या उन्नत किस्में है गेहूं का, तो ध्यान से देखिएगा। ए नंबर में सुनारा 64, दूसरा सरवती सुनारा, ठीक है। चलिए सी नंबर में हिमगिरी, हिमगिरी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आता भी है। कल्याण सोना, कल्याण सोना, मोती HD 1949, ये सब के सब जो है गेहूं के किस्म के, गेहूं के उन्नत किस्मों का नाम है। सोनारा 64 हो गया, सरवती सोनारा हो गया, हिमगिरी हो गया, कल्याण सोना हो गया, मोती HD 1949, ये सब के सब जो है गेहूं के उन्नत किस्मों का नाम है, ठीक है। तो ये हिमगिरी इंपॉर्टेंट है, कल्याण सोना इंपॉर्टेंट है, सोनारा 64 इंपॉर्टेंट है, पूछ देता है एग्जाम में कि हिमगिरी किस फसल का किस्म का नाम है, तो बोलेंगे गेहूं के, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो है ये किस्म का नाम जानना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी था, वो हम आप लोगों को यहाँ बता दिए। इनके अलावा आप लोगों को जो है मक्का का बता देते हैं, जो इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए, मक्का के लिए आपको बता देते हैं सोना, वैरायटी का नाम है सोना हो गया, इसके अलावा जो है गंगा 3, गंगा 5, उसके बाद जो है विक्रम, जवाहर, किसान, ये सबके सब जो है मक्का का जो है वैरायटी का नाम है, ठीक है। ये सोना हो गया, गंगा 3, गंगा 5, फिल्म का नाम नहीं है गंगा 3, गंगा 5, ये वैरायटीज का नाम है ना। विक्रम हो गया, ये भी ये हीरो का नाम नहीं है, ये वैरायटी का नाम है। जवाहर हो गया, किसान हो गया, है ना। ये सबके सब वैरायटी का नाम है किसके, तो मक्के के उन्नत यानी कि सुपेरियर वैरायटीज का नाम है, ठीक है। चलिए तो हम यहाँ पर जो है आप लोगों को यहाँ पर जो है इन लोगों को बता दी क्योंकि इनसे पूछा जाता है, ठीक है। चलिए अब जो आप लोगों से मेरा जो सवाल होगा एक बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आप लोग ध्यान दीजिएगा। सवाल क्या रहेगा आप लोगों का, सरवती सोनारा गेहूं को
सरबती सुनहरा गेहूं का जो विकास हुआ या तो फिर इनको जो पैदा किया गया वह गेहूं के किस किस्म से किया गया था, और फिर इनको विकसित करने वाला कौन था, मतलब इनको फिर बनाने वाला कौन था। ध्यान दीजिएगा, हम बोले आपको कि सवाल रहेगा आपका कि सरबती सुनहरा गेहूं का विकास किस किस्म से हुआ है और इसे किसने विकसित किया। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, किसने विकसित किया। ध्यान दीजिएगा, सरबती सुनहरा गेहूं का विकास किस किस्म से हुआ और इसे किसने विकसित किया। तो ध्यान दीजिएगा, सरबती सुनहरा गेहूं का जो विकास हुआ है वह सोनारा 64, ये गेहूं के एक किस्म है जिसका नाम है सोनारा 64। इन्हीं से जो निर्माण हुआ है सरबती सुनहरा का निर्माण हुआ है। और जो है ये जो इनका जो विकास किया वो विकास किसने किया, तो इसका विकास किया था डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन ने। ठीक है, इनका जो सरबती सुनहरा का जो विकास हुआ किससे, सोनारा 64 से, और इसका विकास किसने किया, तो डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन ने जो है इसका इससे डेवलप किया। सोनारा 64 से जो है बनाया सरबती सुनहरा 64 से बनाया सरबती सुनहरा को। ठीक है, वही बोले आपको कि सरबती सुनहरा गेहूं का विकास किस किस्म से हुआ, तो सोनारा 64 से हुआ है, और इसको विकसित करने वाला कौन था, तो डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर आप लोगों को हम जो है ये आपको हम बता दिए। अब जो इसमें जो आपका जो अगला जो सवाल है वो भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सवाल ये है कि श्वेत क्रांति क्या है। ध्यान दीजिएगा, श्वेत क्रांति क्या है और श्वेत क्रांति क्या है, और इनके जनक का नाम लिखने आएगा। ठीक है, आपका सवाल रहेगा श्वेत क्रांति जो है क्या है, श्वेत क्रांति क्या है। सवाल आएगा कि श्वेत क्रांति क्या है। श्वेत क्रांति, इसी को व्हाइट रिवॉल्यूशन कहते हैं, व्हाइट रिवॉल्यूशन, इसी को कहते हैं व्हाइट रिवॉल्यूशन। ठीक है, श्वेत क्रांति। तो ध्यान दीजिए क्या बोले भारत में 1970 ईस्वी को, ध्यान दीजिएगा, भारत में 1970 ईस्वी को गाय और भैंस के नए नस्ल का निर्माण हुआ था। ध्यान दीजिए क्या बोले भारत में सन 1970 ईस्वी को गाय और भैंस के नए नस्ल का निर्माण हुआ था, जिससे काफी ज्यादा मात्रा में दूध उत्पादन हुई। ध्यान दीजिएगा, जिससे काफी ज्यादा मात्रा में दूध उत्पादन हुआ, जिसे श्वेत क्रांति के नाम से जाना है, उसी को व्हाइट रिवॉल्यूशन के नाम से जाना जाता है। हम बोले क्या आपको पूछा जाएगा कि श्वेत क्रांति जो है वो क्या है। क्या बोले भारत में सन 1970 ईस्वी को, भारत में सन 1970 ईस्वी को जो है, भारत में सन 1970 ईस्वी को जो है गाय और भैंस के नए नस्ल का निर्माण हुआ, नए जो है इसके नस्ल का निर्माण हुआ, जिससे काफी ज्यादा मात्रा में जो है दूध उत्पादन हुई, जिसे श्वेत क्रांति के नाम से जाना जाता है। जब अपने देश में श्वेत क्रांति आई तो अपने देश में जो कुपोषण के जो शिकार हो रहे थे उनमें भारी कमी नजर आए। श्वेत क्रांति के कारण जो है, श्वेत क्रांति की वजह से जो है अपने देश में जो कुपोषण का शिकार हो रहे थे आदमी, उनमें भारी गिरावट आई और आदमी स्वस्थ होना शुरू हो गया। वही बोले आपको कि श्वेत क्रांति क्या बोले भारत में सन 1970 ईस्वी को, भारत में सन 1970 ईस्वी को गाय और भैंस के, ध्यान दीजिए, भारत में सन 1970 ईस्वी को गाय और भैंस के नए नस्ल का निर्माण हुआ, जिससे काफी ज्यादा मात्रा में दूध उत्पादन हुआ, जिससे श्वेत क्रांति या तो फिर इसे व्हाइट रिवॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, चलिए, और इनके जो जनक है, श्वेत क्रांति के जो जनक है वो है वर्गीज कुरियन। ध्यान दीजिएगा, हम बोले श्वेत क्रांति का जो जनक है वो कौन है, तो वर्गीज कुरियन। हम बोले आपके श्वेत क्रांति के जो जनक कौन है, तो वर्गीज कुरियन। ये है कुरियन, वही बोले कि वर्गीज कुरियन। ये डॉक्टर को बाद ही लिया हुआ है, मतलब ये इसको बोलेंगे, इसके जो जनक है तो बोलेंगे डॉक्टर
वर्गीज कुरियन। ठीक है, चलिए तो क्या बोलेंगे इसका जो है वो डॉक्टर वर्गीज कुरियन। चल ध्यान दीजिएगा, ये जो है वही हम आपको बोले आपको कि ये जो श्वेत क्रांति जो है, श्वेत क्रांति का जो जनक है वो कौन है, तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन। ठीक है, चलिए आपको हम यहाँ पर जो श्वेत क्रांति के जो जनक है वो भी हम आप लोगों को यहाँ पर बता दिए। ठीक है, चलिए अब आप लोगों से कुछ बात कर लेते हैं, थोड़ा सा उसको ध्यान दीजिएगा। सबसे ज्यादा जो दूध देने वाली जो भैंस है उसका नाम है मुर्गा। सबसे ज्यादा जो ये भैंस है ना, ये सबसे ज्यादा जो दूध देने वाली ये जो है 2000 लीटर जो है दूध देती है। 2000 लीटर जो दूध देती है, मतलब जब से भैंस अपने बच्चे को जन्म लिया तब से जो दूध होती है इनमें, तो वो कितना होता है, तो 2000 लीटर जो इनमें दूध होती है। ठीक है, ज्यादा दूध देने वाली ये भैंस है। चलिए इनके अलावे जो आपको बता दें कि जो गाय जो है करण फ्राइस से गाय है जो 4500 से लगभग 4500 से 5000 लीटर दूध देती है। 4500 से 5000 लीटर ये दूध देती है। ठीक है, और आपको बता दें एक गाय है गिर, भारत में गाय है गिर, और ये जो है हर दिन 80 लीटर जो है प्रतिदिन देता है। 80 लीटर दूध जो है ये प्रतिदिन ये जो है ये दूध देती है 80 लीटर। ठीक है, चलिए अब जो यहाँ पर हम बात कर रहे थे वो हम आप लोगों को यहाँ पर बता दिए, और यहाँ पर जो है आप लोगों को यहाँ पर जो है आपका जो चैप्टर 9 है वो अब खत्म होता है। और आपको हम बता दें, अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन जो है आप लोग क्लिक कर दें ताकि जो नया न्यू वीडियो डालेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और आप लोग जो है आप फीडबैक देते रहिए कैसा लगा। ठीक है, तो ये आप जवाब में जरूर लेना। ठीक है, चलिए धन्यवाद।